आगे बढ़ते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया जुड़े हैं, जो इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। वाइट ओक से पहले वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के भी सीईओ थे। आइए समझते हैं उनसे कि इस समय क्या स्ट्रैटेजी है मार्केट को लेकर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए फिर, गुड इस मॉर्निंग। समय मार्केट में करेक्शंस टिकती नहीं है, शैलो करेक्शंस होती है। मार्च वाली करेक्शन फिर भी थोड़ी सी रिलेटिवली बिगर थी, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन फिर वो करेक्शन उड़न छू हुई और अब वापस हम ऑल टाइम हाई पर। आपका क्या व्यू बन रहा है? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखें पिछले साल 2023 में 6-7 महीने पहले जब भी हम बात करते थे तो मार्केट को लेके कॉशियस होते थे, क्योंकि तब अगर आप देखें तो जियो पॉलिटिक्स, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप, काफी सारी अनसर्टेनिटीज थी। पिछले थोड़े समय में वो अनसर्टेनिटीज या तो कम हुई है, और अगर आप यूएस को देखें तो कम से कम पॉज तो हुआ है। कब रेट काटेंगे नहीं पता, पॉज तो जरूर हुआ है। और यूएस पॉलिसी में भी ये है कि भाई जितना देरी से काटेंगे उतना शायद ज्यादा काटना पड़ेगा। तो कुल मिला के सिनेरियो पिछले 6 महीने में काफी चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सिनेरियो चेंज होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि लास्ट फ्यू डेज आप छोड़ दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के मार्केट में कोई इतना बड़ा, अगर आप निफ्टी को देखें या निफ्टी 500 को देखें, तो कोई मार्केट में बहुत बड़ा उछाल एक्चुअली देखने को नहीं मिला था हम लोगों को, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई जियो पॉलिटिक्स में चेंज आ गए, यूएस में पॉज आ गया, और यहाँ पे भी इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के बाद थोड़ा नजरिया क्लियर होने लगा उसको लेकर के। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये बोलना कि भाई इलेक्शन पूरा प्राइस इन हो गया, और ये बोलना कि भाई बजट तो ठीक है, नॉन इवेंट होता है, इस तरीके के सोच रखना, ये काफी नॉर्मल या कैजुअल सोच हो गई है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इलेक्शन पूरी तरीके से प्राइस इन शायद नहीं है, और आने वाला बजट, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज पावरफुल लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाला बजट लैंडमार्क बजट रहेगा, तो फिर हम कौन होते हैं उसको निग्लेक्ट करने वाले या इग्नोर करने वाले। तो आई थिंक मार्केट हैज टू, ये सब चीजों को आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में मार्केट को फैक्टर इन करना पड़ेगा। मार्केट डे लो पर आया, वो जो रिकवरी लग रही थी वो सस्टेन नहीं हुई नहीं, और अग्रेसिवली डे लो पर आया मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग। निफ्टी देखिए अब 22,388 पर। आशीष जी, जो बड़ी डिबेट थी, खैर निफ्टी को लेकर ज़्यादा डिबेट रही नहीं, बड़ी डिबेट थी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को लेकर। यहाँ पर क्या उस मार्च करेक्शन के बाद फ्रॉथ बाहर हुआ, या फिर वापस इक्वली शार्प रैली आ गई? मतलब क्या यहाँ पर अभी रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है, या फिर थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटर रहेगा? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे मार्च का आंकड़ा लेते हैं तो मार्च में मैंने देखा कि बीएसई 500 तो फ्लैट था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 4-4.5%, एट द वर्स्ट पॉइंट 8% डाउन था। अल्टीमेटली 4.5-5% डाउन बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि भाई स्मॉल कैप में एक मामूली सा करेक्शन देखने को मिला, और रिलेटिव बेसिस पे लार्ज कैप में आउट परफॉर्मेंस मिला। दूसरी चीजें आप अगर देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी पिछले, फर्ज कीजिए कि मिड मार्च या अर्ली मार्च से लेकर के अब तक एक क्वालिटेटिव डिफरेंस तो आया है कि भाई किस तरीके के स्टॉक चल रहे थे पहले वर्सेस पिछले 1 महीने में किस तरीके के स्टॉक चल रहे हैं, तो वो भी एक डिफरेंस आया है। अल्टीमेटली रिलेटिव वैल्यू पे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़े समय के लिए लार्ज कैप, और जो इसके पहले भी मैंने इलेक्शन रिजल्ट्स और आने वाले बजट का जिक्र किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए लार्ज कैप अभी फिलहाल आउट परफॉर्म किया भी है, और आगे भी थोड़े समय के लिए लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा। ये जरूर आई डोंट थिंक ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा फ्रॉथ क्लियर हो गया। ऑफ कोर्स ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस काफी स्टॉक्स जोर से गिरे हैं। केवल स्मॉल कैप इंडेक्स 4-5% गिरना काफी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े समय के लिए लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा, और क्लाइंट्स को भी अपने पोर्टफोलियोज में इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ओके आशीष जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। अब हमने इलेक्शन की बात करी, हमने बजट की बात करी, लेकिन बहुत नियर टर्म में अगले अगर 2-3 हफ्तों के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो हमें जिस चीज़ को फेस करना है वो है अर्निंग्स। आपने कहा लार्ज कैप में ज़्यादा मजबूती है, सुदृढ़ है, मजबूत है, कन्विक्शन ज़्यादा वहाँ पर है। लार्ज कैप्स को भी बाइफरकेट करते हैं एज पर देयर आई थिंक एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। आपको आईटी इस वक्त जो प्राइस डैमेज हुआ है इस अर्निंग से पहले, एसेंचर के आई थिंक रेवेन्यू गाइडेंस को घटाने के बाद, आपका सेंस आईटी को लेके क्या कह रहा है इस वक्त? वीरेंद्र जी, हम लोग कंसिस्टेंटली अगर आप बोलेंगे तो आईटी में मोर और लेस अगर आप देखेंगे इक्वल वेट, या जैसे, क्योंकि हम लोग हमेशा बीएसटी 500 के साथ बेंचमार्किंग करके
इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई एक्सट्रीम कॉल, सो फर्ज कीजिए कि भाई BSE 500 में आईटी का वेटेज 10-11% है, तो या तो हम उसको 0 कर दें या तो हम उसको 20-25% कर दें। इस तरीके का दोनों तरफ का कोई एक्सट्रीम कॉल लेते भी नहीं है और लिया भी नहीं है कभी। लेकिन हम लोगों का जो व्यू है वो किस तरीके से जाहिर होता है कि भाई कंसिस्टेंटली हम लोग आईटी में कम से कम इक्वल वेट, बेंचमार्क के आसपास इक्वल वेट या थोड़ा उसके आगे। और दूसरा है क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखेंगे तो आईटी एक्सपोजर तो है, लेकिन टॉप कंपनीज में केवल एक कंपनी है और उसके अलावा काफी एक्सपोजर सिलेक्टिवली बॉटम अप बेसिस में मिड कैप आईटी कंपनीज पे है। और हम लोग का ऐसा मानना है, मतलब शायद मैंने पहले भी आपसे बात की एंड मे बी आई वाज अ लिटिल रॉन्ग एट दैट टाइम, लेकिन हम लोग का थोड़े समय से ऐसा मानना है कि निबल करना चाहिए, कंसिस्टेंटली धीमे धीमे सबको ऐड करना चाहिए, एक्चुअली स्पीकिंग दैट इज अवर व्यू। लेकिन ये बात मैं कह दूं कि भाई पिछले 3-6 महीने से तो इस तरीके का मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट ऐसा बिलीफ है कि मौका बनेगा इस साल और आगे जाकर के आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आईटी पे टिप्पणी हुई आशीष जी आपकी। और एक स्पेस ऐसा जो कि पिछले अर्निंग सीजन में Q3 में एक क्लियर डिफरेंशियल क्रिएट करके गया था, और वो था PSU बैंक्स। नंबर्स बेटर लग रहे थे इन कंपैरिजन विद प्राइवेट बैंक्स। और आप देखिए अभी भी कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक कन्विक्शन बाजार का बना हुआ है। आपको ये क्वार्टर स्पेशली PSU बैंक्स के लिए लग कैसा रहा है, और आप लोगों ने क्या कुछ ट्रिम किया या फिर ऐड किया इस प्राइसेस पे भी बैंक्स को, स्पेशली PSU बैंक्स? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली हम लोगों का लंबे अरसे से अगर आप देखें तो PSU बैंक्स में, जैसे फ्रंट लाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पोर्टफोलियो में है उसको देख करके बात कर रहा हूँ, जनरली स्पीकिंग हम लोगों का रुख PSU बैंक्स में स्टेट बैंक के ऊपर रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में लंबे अरसे में अगर आप देखेंगे तो हम लोग सिलेक्टिव रहे हैं, बॉटम अप रहे हैं। ऐसे जनरली ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे कॉल देना या उसको एक कैटेगरी के तौर पे देखना, ऐसा हम लोगों का बर्ताव रहा नहीं है। और जो अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें से हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली स्पीकिंग ये सारे बैंक्स नहीं है। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट पोजीशन है। बट कुल मिला के अगर आपके सवाल को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपसाइड है इसमें। और अगर आप PSU बैंक्स की तरफ देखें तो काफी आगे जाकर के जो भी अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स पिकअप होने की आशा है, उम्मीद है, क्रेडिट साइकिल बरकरार रहने की और स्पीड पकड़ने की उम्मीद है। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, कुछ चीजें यूएस पॉलिसी से भी जुड़ी हुई है, तो लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स में रिलैक्सेशन, ये सारी इवेंट्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं। सो आई वुड से कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी पॉजिटिव रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, और देयर इज स्टिल सम वे टू गो। अच्छा, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी मेरे पहले सवाल के जवाब में कि ये मान लेना कि इलेक्शन पूरी तरह से प्राइस्ड इन है या बजट पूरी तरह से प्राइस्ड इन है, शायद ठीक नहीं होगा। तो क्या डिफेंस, रेलवे, ये पॉकेट्स में आपको लग रहा है अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो अनुज जी, एक्चुअली क्या है कि अगर एक मिनट के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, क्योंकि पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड था, अभी भी जैसे हम लोग, तो ये जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1-2 साल में मेजर चेंज ये हुआ है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो पूरा ट्रैकिंग था वो पहले डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन। लेकिन पिछले 1-2 साल में अगर आप देखें तो दो चेंजेस हो गए हैं। एक तो ये है कि जो बड़े दिग्गज लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह, वो बहुत क्लियर है कि भाई इसके ऊपर कोई डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं है, ये सब स्ट्रेटेजिक एसेट है और अपॉर्चुनिस्टिकली अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक होगा। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू जनरेशन टारगेट देखने के बजाय क्लियरली गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी और एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आर्थिक व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और पॉलिसी एक्शन दिखाने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रेटेजिक चेंज है, इसको हम लोगों को कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहिए। और आपका सीधे सवाल का जो जिक्र है, मुझे ऐसा लगता है कि बजट जो है तब तक इन सब सेक्टर, भले अल्टीमेटली कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी विन करता है, लेकिन जब बाजार में तेजी होती है तो ऑर्डर बुक भी बहुत मैटर करता है।
तो मैं ये कहूँगा कि भाई जब तक ये इवेंट्स आने वाले हैं तब तक डेफिनेटली सेक्टर्स में इंटरेस्ट बना रहेगा और पॉजिटिवली देखना चाहिए। कि अच्छा, एक और स्पेस जहाँ बहुत पैसा बना है वो है ऑटो, स्पेशली मतलब टू व्हीलर फोर व्हीलर सभी में एक्चुअली, एक सीवीएस को छोड़ दें तो यहाँ पर अब क्या व्यू बनेगा आपका? आई थिंक कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, कंटिन्यू देर इज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, हमारे पोर्टफोलियोज में ज्यादातर फोर व्हीलर्स का प्रेजेंस था। टू व्हीलर एक तरीके से मैं कहूँ तो शायद मिस हुआ है पिछले साल में, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अभी भी इसमें ट्रैक्शन बना रहेगा। अच्छा आशीष जी, जहाँ पे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि डिमांड अच्छी नहीं है, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो है केमिकल बास्केट। आप लोगों का केमिकल में क्या सेंस बन रहा है इस वक्त, और क्या मतलब आप इस क्वार्टर में अगर अर्निंग्स ख़राब रही उसके बावजूद एडिशन का कोई मन है? कैपिटल ये केमिकल से व्यू क्या आपका इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली हम लोग के पोर्टफोलियोज में पहले काफी बड़ा एक्सपोजर होता था, पिछले 2 साल में रिडक्शन हुआ है और उसके बाद हमने कोई एडिशन या कोई चेंजेस, मतलब सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाता है हमारे यहाँ पे, काफी बड़ी टीम है, ये केमिस्ट्री रिलेटेड काफी बड़ी टीम है हमारे यहाँ पे, आपने शायद कभी इंटरेक्शन किया भी होगा। सो कंटिन्यूसली ट्रैकिंग होती है, काफी बड़ा कवरेज है हमारा अक्रॉस द बोर्ड, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब लेकर के। एक्टिव ओवरसाइट है, एक्टिव ट्रैकिंग है, लेकिन एक्सपोजर फिलहाल तो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके, केमिकल्स में एज ऑफ नो एक्सपोजर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मीनवाइल थोड़ा निफ्टी में रिकवरी है, थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी आई है, इट्स नाउ 22446। पॉसिबली आखिरी प्रश्न आशीष जी, इवेंट्स जैसे कि मैंने कहा, कभी अर्निंग्स की बात की हमने जो नज़दीक खड़ी है, इलेक्शन, बजट, एक और चीज़ दैट्स मॉनसून, और लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा मिक्स बिहेवियर रहा। टाटा कंज्यूमर ऑल टाइम हाई, गोदरेज सीपी ऑल टाइम हाई, लेकिन मैरिको, डाबर, एचयूएल वॉल्यूम्स के नंबर्स थोड़े फीके रहे और स्टॉक्स अमूमन लोअर ट्रेजेक्टरी में ही प्लेस्ड रहे। आप लोगों की इस वक्त एफएमसीजी पे थिंकिंग क्या है, स्पेशली प्री मानसून आप लोगों का सेंस इस वक्त एफएमसीजी में बन क्या रहा है? वीरेंद्र जी, जो एग्जैक्टली पोर्टफोलियो में उसमें से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप स्टेपल्स देखेंगे तो नेस्ले के अलावा मोटा मोटी जो भी आपने नेम्स दिए, नेस्ले के अलावा कोई एक्सपोजर नहीं है। हम लोग सिग्निफिकेंटली ओवरवेट हैं सारे के सारे डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन बास्केट में। तो इसमें अगर आप वाइट गुड्स ले लें, अगर आप एपेरल्स ले लें, जो भी जहाँ पे भी अर्बन या रिलेटिवली हायर वैल्यू या अर्बन या डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन की बात होती है, वहाँ पे BSE 500 के मुकाबले बहुत बड़ा ओवरवेट है, सिग्निफिकेंट ओवरवेट। मतलब कहने की बात यह है कि फर्ज कीजिए लिटरली डबल दी वेटेज है। लेकिन स्टेपल्स की अगर आप बात करें, FMCG की अगर आप बात करें, तो एक ही एक्सपोजर है करंटली पोर्टफोलियो में, उसके अलावा कोई एक्सपोजर नहीं है। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर आशीष जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इन सब स्पेसेस पर बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए तो